आपको पूरी? यस मैम। हाँ जी, इसमें लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 times द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स, 2 times ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स। इस लाइन का क्या मीनिंग है? हाँ जी बताइए। 2 times ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स। हाँ जी, जो एवरेज प्रॉफिट होगा पूरे साल का मैम उसका डबल। डबल 2 times इसमें क्या चीज है? 2 times बताओ क्या चीज है? 2 times है इसमें ईयर्स ऑफ परचेज। जो मैंने आपको बताया था ना कि पार्टनर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पिछले जो हमारे जो साल के जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स हैं उनके प्रॉफिट्स का हमें कितने टाइम तक आगे बेनिफिट हो सकता है, तो वो अपना एक एस्टीमेट लगाते हैं। तो इन्होंने एस्टीमेट लगाया है 2 times, और एक तरह से हम इसको कह सकते हैं ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है। एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स, एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स का मतलब है कि इन्हें पिछले 4 सालों में जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है पहले, उसका 2 times जो है गुडविल होगी। आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया तो बेटा एवरेज आपको पता है कैसे निकालते हैं? किसी चीज की एवरेज निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं हम? हाँ जी, हम सबको ऐड कर लेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो कितना हुआ, 96,000। आप ऐड कीजिए, ऐड करो सारा, क्या होगा देखो क्या टोटल आएगा। 96,000 प्लस 60,600 प्लस 60,400, सॉरी 62,400 प्लस 84,400, टोटल हो गया 3,03,400 डिवाइडेड बाय 4। तो इनका जो एनुअल प्रॉफिट है वो है 75,850। ठीक है, 75,850 इनका एवरेज प्रॉफिट है, और उसका 2 times गुडविल की वैल्यू क्या बन गई, उसकी 2 times, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है। उसका 2 times हो गया 1,51,700। ये इनकी गुडविल की वैल्यू होगी। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट देखो इसमें आपको फॉर्मूला भी दिख रहा है कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट, टोटल नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है कि कई बार बिजनेस में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती। नॉर्मल होने का मतलब क्या है कि नॉर्मली हम इसको, ये कभी कभी जो एबनॉर्मल टाइप की इवेंट है और ये हर बार रिपीट नहीं होगी, तो उसके कारण हमारा जो प्रॉफिट पर असर होगा, उस प्रॉफिट को हम, उस घटना का जो असर है उसको हम अपने प्रॉफिट में से पहले माइनस कर देते हैं। तो वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तब हमारी जो है उसकी गुडविल की वैल्यू आएगी। तो देखो जैसे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स डिवाइडेड बाय 4, एंड गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इन्होंने, हमने ये सॉल्यूशन भी करके दिखाया हुआ है, और इस तरीके से ही हम अपनी वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई ऐसी विशेष चीज नहीं थी। अब देखो एक और जो है आपको इलस्ट्रेशन दिखाई दे रही है, ये आपने अपनी बुक्स वगैरह में देखी भी होगी। इलस्ट्रेशन ही है ये बुक की, कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। ठीक है, एक तो इसमें इन्होंने ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स में हम किसी साल को वेट देते हैं। वेट देने का मतलब क्या होता है, एक तरह से इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, वेट देने का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस देना।
जैसे कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको 4 साल के दे रखे हैं। 2012 2012 का 20,200, 13 का 24,800, 14 का 20,000 एंड 15 का 30,000। वेट्स असाइन टू ईच ईयर, इन्होंने वेट्स दे रखे हैं। 2012 का वेट है 1, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस 1 तक है। 13 का है 2, 14 का 3, 15 का 4। यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है जिससे कि आपको पता लगेगा कि जो प्रॉफिट्स हुए हैं पिछले 4 सालों में, उनमें कुछ ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं जो आगे आने वाले साल में, यानी कि जब हम जिस पीरियड के लिए इस गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं, उन पीरियड्स के प्रॉफिट में वो एक्टिविटीज़ होने के चांसेस नहीं हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने आपको दे रखा है ऑन September 1, 2014 a major plant repair was undertaken for rupees 6,000 which was charged to revenue। क्या मतलब हुआ बेटा इसका? 12th क्लास आवाज़ आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? यस मैम आ रही है। हाँ जी बताओ, इसका इस लाइन का क्या मतलब है? मैम भव्या कह रही है मुझे ज्वाइन कर लो। मैं आपसे मीनिंग पूछती हूँ तो आप मुझे कहते हो कि ज्वाइन करवाओ। बताओ, आपकी क्लास बार बार जो है डिस्टर्ब होती है। कहाँ है भव्या? मेरे उसमें तो नहीं आ रही है अभी ज्वाइनिंग की, उसमें रिक्वेस्ट में तो नहीं आई है वो। मैम उसका मैसेज आया था। मेरी रिक्वेस्ट में नहीं है भव्या, अब आई है। चलो भाई, थोड़ा टाइम से ज्वाइन किया करो क्लास। चलो हाँ जी, इसका क्या मतलब है? ऑन September 1, 2014 अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन फॉर ₹6,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपने लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पढ़ी है। अब ये इसमें ये कह रहे हैं कि कोई मेजर प्लांट रिपेयर हुआ था जिसमें 6,000 रुपये का खर्चा हुआ था और इसको रेवेन्यू की तरह चार्ज कर लिया था। रेवेन्यू की तरह चार्ज करने का मतलब क्या होता है कि हमने उस खर्चे को उसी साल का खर्चा मान लिया था। आपको पता है, हम एसेट्स खरीदते हैं तो भी खर्चा होता है और हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो भी खर्चा होता है। लेकिन अगर हम उसको, मतलब हमें पेमेंट तो दोनों में ही करनी पड़ती है, चाहे हम एसेट्स खरीदें अपने लिए या हम रोज़मर्रा के खर्चे करें, डेली रूटीन के खर्चे करें, दोनों में ही खर्चा होता है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि अगर हम उसको मानते हैं एसेट्स, तो हम उस एसेट को कई साल तक यूज़ करते हैं और यूज़ करने पर क्या करते हैं, उस एसेट का थोड़ा थोड़ा पार्ट एज डेप्रिसिएशन हम कई साल तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। पता है बेटा आपको ये कंसेप्ट? यस मैम। ठीक है। यस और अगर हम ये मानते हैं कि नहीं, इस चीज़ का हमें बेनिफिट कई साल तक नहीं होगा, उसी समय हो जाएगा जिस टाइम हमने पैसे खर्च किए हैं, तो हम उसको कहते हैं चार्ज टू रेवेन्यू। आप बता सकते हो मुझे इसका क्या मतलब है? इस पूरी जो ये फर्स्ट इन्होंने जो दे रखी है आपको एडजस्टमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? कोई बच्चा मुझे समझा सकता है? कोई नहीं है? कुछ तो बोलो बेटा, कुछ तो समझ में आया होगा। मैम, जो मेजर प्लांट है वो उसकी रेवेन्यू मानते हुए गए हैं मैम, मतलब उसकी पेमेंट उसी टाइम कर दी थी। नहीं बेटा, पेमेंट भी कर दी थी और उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको एज खर्चा भी शो कर दिया था। पेमेंट तो कर दी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया है या नहीं किया। अगर हम किसी चीज़ को एसेट मानते हैं ना, तो हमें उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको एज खर्चा शो नहीं करते। अब देखो, जैसे इन्होंने 6,000 रुपये का खर्चा करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो भी कर दिया। शो करने का मतलब क्या है कि हमने ये मान लिया कि हमारे 6,000 रुपये इसी साल खर्च हो गए, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे प्रॉफिट में 6,000 रुपये कम हो गए। अगर हम ये 6,000 रुपये 2014 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो ना करते तो हमारे 6,000 रुपये ज़्यादा होते। समझे बेटा? समझे इस हाँ, कि हमने क्या किया, उस 6,000 रुपये को 2014 का अकेले का खर्चा मानकर उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको शो कर दिया, जिसके कारण हमारा 2014 का जो प्रॉफिट है
वो 6,000 रुपये कम हो गया। यानी हमें अगर हम इसको खर्चा ना शो करते तो हमारा प्रॉफिट 6,000 रुपये से ज़्यादा होता। ठीक है, लेकिन अब ये क्या चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि वो मेजर प्लांट रिपेयर केवल उसी साल बेनिफिट नहीं दे रहा था, उसका फ़ायदा हमें आगे कई साल तक हुआ और हम उसको कैपिटलाइज्ड करना चाहते हैं। कैपिटलाइज्ड करने का मतलब कि हम उसको खर्चा ना मानकर एसेट मानना चाहते हैं। ठीक है बेटा, आप लोगों को खर्चे और एसेट में, एक्सपेंस और एसेट्स में डिफरेंस पता है ना? एक्सपेंस क्या होता है और एसेट्स क्या होती हैं? मैम एसेट्स तो मैम लॉन्ग टर्म के लिए हमें बेनिफिट्स देते हैं। हाँ, और एक्सपेंस? मैम जो हम किसी सर्विस को अवेल करने के लिए एक्सपेंस करते हैं। हाँ, सर्विस के लिए या किसी भी चीज़ को आपको, जैसे सपोज हम कोई पैसे खर्च करते हैं किसी भी काम के लिए, सर्विस के लिए, या आप जैसे रजिस्टर खरीद कर ला रहे हो, आपने ये 12th क्लास की बुक खरीदी है ना, अकाउंट्स की बुक खरीदी है, ये आपकी एसेट है या एक्सपेंस है? एसेट है बेटा। देखो एसेट्स आपको, हाँ देखो एसेट्स दो तरह की होती हैं। हाँ जी, ये जो बुक्स है मैम वो तो सिर्फ 12th के लिए होंगी। हाँ 12th के लिए है ना सिर्फ ये, इसका बेनिफिट आपको कॉलेज में जाकर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, कॉलेज में तो आपको नई बुक खरीदनी पड़ेगी। तो बताओ ये आपका एसेट है या एक्सपेंस? ये एक्सपेंस है। वैसे एक्चुअली में देखा जाए तो ये आपकी करंट एसेट है, क्योंकि आप इसको एक टाइम पर नहीं यूज कर रहे, आप लगातार यूज करोगे 1 साल तक, लेकिन 1 साल बाद इसकी वैल्यू नील हो जाएगी आपके लिए, या सिर्फ ये स्क्रैप वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि करंट एसेट्स भी हमारी जो यूज हो जाती है ना 1 साल में, वो सब एक्सपेंस बन जाती है। अच्छा, आप पेन खरीद कर लाते हो, वो आपकी एसेट है या एक्सपेंस? एक्सपेंस है, क्योंकि उसकी तो लाइफ बहुत ही कम है, वो तो 1 दिन में, 2 दिन में या 4 दिन में भी खत्म हो जाता है ना। अच्छा, आप अपने घर में दूध खरीद कर लाते हो, वो आपकी एसेट है या एक्सपेंस? एक्सपेंस है। तो बेटा जब हम कोई देखो पैसे, अच्छा अगर आप जो है सपोज आपने एक घड़ी खरीदी है, वॉच खरीदी है, वॉल क्लॉक खरीदी है, वो आपकी एसेट है या एक्सपेंस? एसेट है। पैसे तो उसमें भी खर्च किए हैं आपने, पेमेंट तो दोनों में ही किया है, फिर वो एसेट क्यों है? हाँ जी, उसका फायदा हमें कई साल तक मिलेगा। ठीक है, तो जिस चीज़ का खर्चा देखो हम एक्सपेंस करते हैं तो भी खर्चा होता है, हमें पेमेंट करनी पड़ती है, कोई एसेट खरीदते हैं तो भी हमें खर्चा करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन हम अकाउंट्स में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उन्हीं चीज़ों को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं जिनका फ़ायदा हमने उस साल उठाया है, ताकि हमें सही से प्रॉफिट पता लग सके। जिन चीज़ों का फ़ायदा हमें कई साल तक होगा, उस खर्चे को हम एसेट शो करके अपनी बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, ताकि किसी को पता रहे कि इनके पास ये सामान है जिससे कि ये आगे फ़ायदा उठाएंगे। अब जो एसेट्स हैं उनको हम हर साल यूज़ करते हैं, तो उसकी हर साल कोई ना कोई वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि हमने यूज़ किया। तो हम उस एसेट का जो डेप्रिसिएशन पार्ट है उसे हर साल के प्रॉफिट में शो करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको ये? हाँ, तो अब ये चाहते हैं कि जो हमने 6,000 रुपये खर्च कर दिए हैं एज रेवेन्यू, उसको हम खर्चा शो करने की बजाय उसको एसेट के रूप में शो करें। यानी कि और उसके ऊपर जो 6,000 रुपये हैं उसके ऊपर हम हर साल 10% डेप्रिसिएशन करते जाएं, और 6,000 रुपये को जो हमने एक साथ खर्चा दिखा दिया है वो ना दिखाकर हम उसको थोड़ा थोड़ा खर्चा करके हर साल दिखाएं। आगे मेरी ये बात आपको समझ में? यस मैम। हाँ, तो अब इसकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी 2014 के प्रॉफिट में। दूसरा ये कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013 वॉज ओवर वैल्यूड बाय ₹2400। क्लोजिंग स्टॉक था 2013 में जो ओवर वैल्यू हो गया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होती है? हमारी एसेट।
जैसे मैंने आपको बताया ना, जो चीज़ जैसे हम सब कुछ सामान लाते हैं जो तुरंत लाते ही खर्च नहीं होता बल्कि कुछ टाइम बाद खर्च होता है। तो जैसे हम कोई सामान खरीद कर लाए जो साल भर में खर्च हो गया वो तो खर्चा बन गया, और जो साल के आखिर में हमारे पास बचा वो हमारी अगले साल के लिए एक एसेट बन गई। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या, हमारा बचा हुआ माल जो इस साल नहीं बिक पाया उसको इन्होंने ओवर वैल्यू कर रखा है 2400 रुपये से, वॉज ओवर वैल्यूड। ये बेटा यहाँ पर ये वॉज ओवर वैल्यूड बाय का मतलब होता है ये ऑलरेडी किया गया है 2400 रुपीज़ से ज़्यादा मान लिया गया, यानी इसकी वैल्यू इतनी नहीं थी लेकिन इन्होंने 2400 रुपये बढ़ाकर उसकी वैल्यूएशन कर दी है। और टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ रुपीज़ 4800 शुड बी मेड फॉर पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। और ये कह रहे हैं कि आगे जाकर जो है इन्हें लग रहा है कि 4800 रुपीज़ का हमें मैनेजमेंट पर भी खर्चा करना पड़ेगा आगे जाकर, तो इसको भी अभी से आप एडजस्ट करो। तो देखो अब आपको इसमें आपको इसका सॉल्यूशन दिखाई दे रहा होगा। बेटा ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको आपकी इसमें पीपीटी में लिया है। तो देखो आपको सॉल्यूशन में दिखाई दे रहा होगा प्रॉफिट्स दे रखे हैं 20,200, 24,800, 20,000 और 30,000। ये तो क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है ना, वहाँ से लिया। फिर देखो लेस मैनेजमेंट कॉस्ट, इन्होंने कहा जो 4800 रुपीज़ की मैनेजमेंट कॉस्ट है वो माइनस होनी चाहिए, तो वो भी मैंने एज इट इज़ लेस कर दी सीधी। और इनको लेस करने के यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 4800 रुपीज़ आगे आने वाले टाइम में भी खर्च करने पड़ेंगे, तो इन्होंने एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हर ईयर के प्रॉफिट में से 4800 रुपीज़ माइनस कर दिए। उससे क्या हुआ आपका कि ये प्रॉफिट आपका हर साल का कम होकर एडजस्टेड प्रॉफिट पहली एडजस्टमेंट के बाद जो आपका प्रॉफिट बना है वो बन गया ये वाला 15,400, 20,000, 15,200 और 25,200। ठीक है, ये तो सिंपल सी एडजस्टमेंट थी, शायद आपको समझ में आ गई होगी। आई बेटा समझ में ये वाली बात? यस मैम। अब है मेन एडजस्टमेंट जिसमें कि सब बच्चों को कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, ये वाली एडजस्टमेंट। ये 6,000 रुपये क्या है, ये वही है जो उसने कहा था मेजर प्लांट रिपेयर वाले, है ना। ये 6,000 रुपये कौन से हैं, जो मेजर प्लांट रिपेयर पर इन्होंने खर्चा मान लिया था। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे उसमें कि हम इस 6,000 रुपये को हमने 2014 के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से माइनस कर दिया था, जो कि हमें माइनस नहीं करना चाहिए था। तो मुझे क्या करना चाहिए बता सकते हो बेटा? 6,000 रुपये ऐड कर दें वापस, क्योंकि हम कह रहे हैं ये गलत माइनस हुआ था, तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं। 6,000 रुपये ऐड कर दिए। इसके बाद ये कह रहे हैं कि आपने जो है इस इसको अमाउंट को आपने कैपिटलाइज करना है और उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन डालना है 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर आपने उसका डेप्रिसिएशन उसको करना है। तो डेप्रिशिएट कैसे करेंगे? 6,000 का 10% बेटा कितना हुआ? मैम 600 रुपये। और ये रिपेयर कब हुआ है? 1 सितंबर 2014 को। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना आपका दिखा रहा है कि ये अपने अकाउंट्स जो हैं हर साल कैलेंडर ईयर में पूरे करते हैं। ये चीज़ आपको कैसे पता चली कि ये 31 मार्च को नहीं करते बल्कि दिसंबर में ये अपने अकाउंट क्लोज करते हैं? इस चीज़ का हमें पता है कैसे पता चलता है? अगर ये करते 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करते होते, हालांकि अब तो एज़ पर रूल कंपलसरी है सबके लिए, पर इंडिया में पहले नहीं था। और जो ख़ास तौर पर जो ये लोकल शॉप, मतलब लोकल क्या कहेंगे कि जो हमारे अनरजिस्टर्ड जो बिजनेसमैन होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग दिवाली पर अपने अकाउंट क्लोज करते हैं, कुछ लोग ईयर एंड करने पर करते हैं, कुछ लोग 31 मार्च को करते हैं। तो ये वाला जो बिज़नेस है वो अपने अकाउंट कैलेंडर ईयर पर क्लोज करता है। अगर ये 31 मार्च पर क्लोज करता होता तो यहाँ पर लिखा होता 2012-13 का प्रॉफिट, 13-14 का प्रॉफिट, 14-15 का प्रॉफिट, 15-16 का प्रॉफिट। समझ रहे हो बात? जब कोई फर्म अपना जो अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च अगले साल तक, यानी 2 सालों को इन्वॉल्व करके, 2 ईयर्स को इन्वॉल्व करके अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज करती है, तो वो लिखते हैं 2012-13, 13-14, 14-15, 15-16। लेकिन इन्होंने पूरा ईयर लिखा है। 2012 का 20,000,
13 का 24,000 लिखा है ना बेटा, आपको दिख रहा है ना ये। और इस तरह से इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये अपने अकाउंट जो है 31 दिसंबर को इन्होंने क्लोज किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अब देखो क्या हुआ है। इन्होंने जो प्लांट में रिपेयर की है वो कब किया है? 1 सितंबर 2014 को, ठीक है। और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है पर एनम के अकॉर्डिंग। मैंने आपको पर एनम का कंसेप्ट बताया था। क्या यस मैम। क्या मतलब होता है पर एनम का? कब लगाते हैं हम? हाँ जी बताओ। पूरे साल पे। नहीं, पर एनम का मतलब होता है कि आपको मंथ्स का, दिनों का ध्यान रखना है कि कोई परसेंटेज कैलकुलेट करने में अगर आपको मंथ्स और डेज भी ध्यान में रखने हो तो उसको हम पर एनम वर्ड यूज़ करते हैं। अगर ये पर एनम ना होता तो फिर हमें मंथ्स और डेज ध्यान नहीं रखने होते। जब भी कोई परसेंटेज के साथ पर एनम दे रखी हो ना, तो उसका मतलब होता है कि ये आपको इसमें दिन और महीने यानी टाइम फैक्टर को ध्यान में रखना है। अब ये कह रहे हैं कि द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ा है लास्ट ईयर? डेप्रिसिएशन का रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पढ़ा है ना? अच्छा, अब देखो हमने क्या किया। पहला काम तो किया, इस 6,000 रुपये को ऐड कर दिया वापस। इसके बाद क्योंकि इस चीज़ को हमने 6,000 को कैपिट एसेट बना लिया है तो उसका डेप्रीसिएशन हमने माइनस करना है, और वो मैंने माइनस किया है 200 रुपये। अब आप मुझे बता सकते हो ये मैंने 200 क्यों माइनस किया? 6,000 का 10% तो 600 आता है, तो यहाँ सिर्फ 200 क्यों माइनस हुआ है? बताओ, लगाओ दिमाग। ये मैंने 200 क्यों माइनस किया? मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया आपको। हाँ जी, सितंबर में, हाँ हमने सितंबर में इसको वो किया है ना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का डेप्रिसिएशन मैंने उस साल में डालना है। तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन बताओ क्या होगा? 6,000, 6,000 और इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 10/100। समझ में आ गया ये? यस मैम। तो इस तरह से 200 रुपये आ गए ये, ठीक है। इसके बाद हमने ये लिया है, तो ये हो गया। ये तो हमारा 2014 का काम हो गया है ना। अब ये 580 कैसे आया ये बता सकते हो मुझे? मैम नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगा है रिटर्न हाँ जी, डाउन वैल्यू में। हाँ जी, नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब 2014 में एक एसेट है तो 15 में भी होगी। तो इसको मैंने, ये 580 की फिगर कैसे आई ये बता सकते हो मुझे? देखो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ना, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड है ना। तो क्या किया इन्होंने? हाँ देखो, 6,000 की तो एसेट थी, माइनस 200, 200 माइनस किया, बची कितनी? 5,800। तो रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड का मतलब क्या है कि जो रिड्यूस होकर जो वैल्यू आई है उसका 10%। तो 5,800 का 10% कितना होगा? 10/100, तो 580। अब यहाँ पर भी मैंने टाइम फिगर ध्यान रखा है, लेकिन यहाँ तो मेरे पास पूरे साल रही है ना। तो अब यहाँ जैसे मैंने इसमें किया था 4/12, तो यहाँ मुझे 4/12 करने की बजाय 12/12, क्योंकि वो तो पूरे साल रही है, 12 महीने रही है। तो 12/12 का मतलब कितना हुआ? 580, ठीक है। तो 580 का ये पूरा मैंने डाल दिया। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गई एडजस्टमेंट कैसे हुई है? यस। हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2013 वाज ओवर वैल्यूड। देखो, ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है? ये जो 2,400 रुपीज़ ये कह रहे हैं कि हमने ओवर वैल्यू कर दिया था 2,400 रुपये इन द ईयर 2013।
ये अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हो लास्ट ईयर तो आपको ध्यान होगा कि हम क्लोजिंग स्टॉक और सेल को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लिखा है बेटा आपने कभी? थोड़ा आपका 11th में कम हो पाई है प्रैक्टिस तो, लेकिन आपने ध्यान किया होगा कि हम क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स को हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं और ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को हमेशा डेबिट में लिखते हैं। करते हैं ना बेटा ऐसा? यस मैम। तो ये कह रहे हैं कि और आपको पता है जो क्रेडिट में चीज़ें होती हैं वो प्रॉफिट का पार्ट होती हैं और जो डेबिट में चीज़ें होती हैं वो लॉस या खर्चे का पार्ट होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक हमने 2013 में ओवर वैल्यू कर दिया था 2,400 रुपये से, यानी कि आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जैसे 10,000 थी, आपने उसकी कैलकुलेशन 12,400 कर दी। समझ रहे हो कि एक्चुअली मैं एक ही एज्यूम फिगर ले रही हूँ कि आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू थी 10,000, लेकिन आपने उसको मान लिया कि ये 12,400 का है और आपने 12,400 रुपये से उसको 2013 के क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब बताओ इसका 2013 के प्रॉफिट पर क्या असर पड़ा होगा? मैम कम कर देंगे क्योंकि ज्यादा हो गया था तो। हाँ, प्रॉफिट उससे बढ़ गया था। आपने क्रेडिट साइड अगर कोई चीज़ लिख रहे हो तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, और डेबिट साइड अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा लिख दोगे तो आपका प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि वो खर्चा बढ़ा हुआ खर्चा माना जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो 2,400 रुपये हैं उसको 2013 में 2,400 रुपये ज़्यादा हो गए थे, मैंने उसको कम कर दिया, प्रॉफिट कम हो गया। तो 2013 के प्रॉफिट में से आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने 2,400 रुपये कम कर दिए हैं। अब ये मैंने 2013 में तो कम कर दिए, कोई बात नहीं, लेकिन 2014 में क्यों किए कम? 2014 में कम नहीं, 14 में मैंने बढ़ा दिए। आप बता सकते हो मैंने ऐसा क्यों किया? यस मैम। हाँ बताओ क्यों? मैम क्योंकि ओपनिंग स्टॉक से क्या होता है, जो वो होगा तो वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए हमने बढ़ा दिया। हाँ जी, कि हमने जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो अगले साल जो है ओपनिंग स्टॉक बन गया। अगले साल ओपनिंग स्टॉक बनने से क्या हुआ कि वो अगले साल के खर्चे की साइड ज़्यादा आ गया। खर्चे की साइड ज़्यादा होने से अगले साल का प्रॉफिट घट गया, यानी 2013 का तो प्रॉफिट बढ़ गया और 2014 का प्रॉफिट घट गया था। तो हमने उस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए 2013 में से 2,400 रुपये माइनस कर दिया और 2014 में 2,400 रुपये बढ़ा दिए। ठीक है, अब इस तरह से ये हमने अपने प्रॉफिट को नॉर्मलाइज़ किया, सारी एक्स्ट्रा आइटम्स को एडजस्ट किया, और इस तरीके से करते करते हमारा जो है ये फिर हमारा सही प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 15,400, 17,600, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 23,400 और 24,620। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्योंकि इन्होंने कहा हमें इस प्रॉफिट को वेटेज भी देनी है, इम्पोर्टेंस भी देनी है, तो मैंने क्या किया, अब ये हमने टेबल बनाई जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 2012 ये सारे मैंने नॉर्मल प्रॉफिट थे उनको लिखा, और जो भी वेट्स थे, जो वेट्स गिवन है क्वेश्चन में, हमने वो भी 1 2 3 4 करके इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि उन प्रॉफिट्स का वेट टोटल कैलकुलेशन में उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए। तो देखो 15,400 आपको दिख रहा है, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15,400 आया, 17,600 को 2 से मल्टीप्लाई किया 35,200, ऐसे करके मैंने ये सारे प्रॉफिट्स को उनके वेट के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करती गई, तो ये आ गया। और इस तरह से टोटल वेट्स हो गए मेरे 10। वेट्स को मैंने ऐड किया, 1 + 2 3, 3 + 3 6, + 4 10 हो गया, और वेटेड प्रॉफिट हो गया 2,19,280 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वेटेड प्रॉफिट, और ये हमारे हो गए वेट्स। अब बस इसके बाद मैंने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया मेरा 2,19,280 डिवाइडेड बाय 10। ये बेटा यहाँ पर आपको डिवाइडेड बाय का निशान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये डिवाइडेड बाय 10 है। तो इसके लिए फिर हमने ये गुडविल निकाली। गुडविल इन्होंने क्या कहा था, 3 ईयर्स परचेज कहा था, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। देखो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये 3 ईयर्स परचेज। तो 3 ईयर्स परचेज करना है मुझे,
तो 3 years परचेज का मतलब मैंने गुडविल निकाल ली 21,928 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये मेरा आ गया 65,784। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बस इसको हमें ऐसे करते चलना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है और आप लोग जो और बुक्स पढ़ रहे हो उसके अंदर भी क्वेश्चन है, तो ये आपको मेथड आना चाहिए। आपके जो एमसीक्यूज़ के हालांकि क्वेश्चंस आने हैं, तो उसमें बीच में से कोई भी एक एडजस्टमेंट आपसे, जैसे ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पूछ लेंगे कि बताइए 2013 में ये ऐड होगा या लेस होगा, 14 में ऐड होगा या लेस होगा प्रॉफिट में से, या जैसे ये चार्ज टू रेवेन्यू तो बताइए 2015 में कितना डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये आपसे बीच में से कुछ चीज़ पूछ सकते हैं। तो अगर आपको पूरा टेबल ना है तो आपको इन सब के जो मैंने आपको डिटेल में इतना समझाया है, इसकी आपको पूरी कैलकुलेशंस आनी चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, ये आप लोगों को ने पढ़ा है क्या? ये क्वेश्चन पहले पढ़ा था क्या इससे पहले? नहीं पढ़ा था? चलो आप इसको कर लेना। चलिए मैं इसकी वो भी भेजूंगी। इसके बाद हमारा आ जाता है सुपर प्रॉफिट्स मेथड। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट के बारे में भी मैंने आपको कल बता ही दिया था। क्या होता है बेटा सुपर प्रॉफिट? मैम, जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट होता है वो सुपर प्रॉफिट। हाँ, जो प्रॉफिट नॉर्मल से ज़्यादा होता है। अ पर्सन हु परचेज एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्सपेक्ट टू अर्न सच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच आर इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन सिमिलर बिजनेस। कि जो भी व्यक्ति किसी बिजनेस का वो खरीदता है तो हमेशा, अगर किसी की गुडविल खरीद रहा है, नेचुरल बात है, या कोई चलते हुए बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो हमेशा क्या चाहता है कि उसको स्टार्टिंग से ही ज़्यादा प्रॉफिट होने शुरू हो जाए। तो देयरफॉर इट इज़ डिज़ायरेबल टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस प्रॉफिट एंड नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट। जो अभी हमने एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड किया ना, उसमें तो क्या हो रहा था कि वो उन्होंने जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किए थे, हम उसके बेस पर गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन हम एक्चुअल प्रॉफिट की बजाय हम एक्सेस प्रॉफिट के बेस पर भी गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू फर्म कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको दो काम करने पड़ेंगे इसमें। एक स्टेप तो होगा कि आपको पहले फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फर्म का नहीं होगा, ये हम कहेंगे इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट, कि फर्म ने जो कैपिटल लगा रखी है उस पर अगर दूसरे लोगों को 10% रिटर्न मिलता है तो इनको कितना मिलना चाहिए था, मतलब इनको कितना प्रॉफिट होना चाहिए था नॉर्मली। फिर हम कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट। दिख रहा है ना? सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आया समझ में बेटा? ये दो चीज़ें क्या हैं? देखो, इसमें 3 तरह के प्रॉफिट दिख रहे हैं आपको। बता सकते हो 3 तरह के प्रॉफिट कौन कौन से होंगे ये? मैम, नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। हाँ जी, एक्चुअल। फर्म ने इसमें से एक्चुअल में कौन सा प्रॉफिट कमाया है? मैम, जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। हाँ, फर्म ने एक्चुअली में ये प्रॉफिट कमाया है। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जो मैम एस्टिमेट किया जाता है एसेट की वैल्यू। हाँ, जो इसकी फर्म की कैपिटल देखकर इन्होंने एस्टिमेट किया है कि इतना होना चाहिए था। अब सुपर प्रॉफिट कब होगा? सुपर प्रॉफिट कब होगा बेटा? मैम, जब एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा हो। हाँ जी, इनको जब एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट। ठीक है बेटा, चलो अब हमने इसकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है। देखो, स्टेप्स हैं जैसे बताया। पहला स्टेप है कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट्स एक्चुअली अर्नड बाय द बिजनेस। ये तो जैसे आपने अभी पिछला मेथड किया ना, सेम वही मेथड है कि आपको उस फर्म के जितने ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट, जैसे उसमें देखा ना हमने डिवाइडेड बाय 4 किया, या वेट्स में हमने डिवाइडेड बाय 10 किया, तो मतलब आपको जितने साल का उन्होंने प्रॉफिट का है ना, वो प्रॉफिट आप एक्चुअल में उन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसका एवरेज निकाल लो, जितने साल का वो चाहते हैं क्वेश्चन में कहा गया हो। दूसरा फिर आप करो कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि आपको पता होगा कि इन्होंने इतनी कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है और उसके बेस पर आप जो है नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, कि फर्म को नॉर्मली कितना प्रॉफिट होना था। इसके बाद आप करो कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट्स
बाय डिडक्टिंग नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट, फिर आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। और इसके बाद बस चौथा स्टेप है, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए आप सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया? बहुत आसान मेथड है ये, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। तो देखें, इसकी हम एक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, जैसे कि द बुक्स ऑफ अ बिजनेस showed that the firm's capital employed on December 31st, 2015 were rupees 5 lakh and the profits for the last 5 years, आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 2015 का 85,000। समझ रहे हो? 2012 में 11 में हुआ 40,000, 12 में 50,000, 2013 में 55,000, 14 में 70,000, ठीक है, और 15 में 85,000। You are required to find out the value of goodwill based on 3 years purchase of the super profit of the business, given that the normal rate of return is 10%। बेटा ये भी मैंने क्वेश्चन NCERT की बुक का ही लिया हुआ है, NCERT की बुक में आया हुआ जो क्वेश्चन, ठीक है। तो बताओ सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, मैंने जो अभी आपको स्टेप्स बताए थे, बताओ सबसे पहले क्या करेंगे हम? नॉर्मल प्रॉफिट निकालें। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें या एवरेज प्रॉफिट निकाल लें, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो देखो स्टेप 1, पहला मैंने स्टेप लिया, क्या लिया देखो, एवरेज प्रॉफिट एक्चुअली अर्नड बाय द बिजनेस। उसके लिए मैंने क्या किया, जो भी प्रॉफिट्स की आपको फिगर गिवन है मैंने उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, ठीक है। इसके बाद वैल्यू आ गई कितनी, 60,000 रुपये, यानी कि फर्म ने एवरेज ऑन एन एवरेज 60,000 रुपये अर्न किए। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। नॉर्मल रेट क्या है, 10%। फर्म ने कैपिटल कितनी एम्प्लॉय कर रखी है, बताओ? 5 लाख दे रखा ना क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 5 लाख रुपीज़। तो अब मैंने वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, जो कि हमारा आया 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, 50,000, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो आ गया 10,000 रुपये, दिख रहा है ना स्क्रीन पर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप गुडविल, हाँ, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, है ना, बहुत आसान है ना ये। गुडविल इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी इस फर्म की गुडविल कितनी आई है, 30,000, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड था ये, बहुत इजी मेथड है, इतना इसके आप मुझे लगता है बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में जैसे इन्होंने तो सिंपल ये आपको प्रॉफिट दिया है, ये लोग थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि आप इन प्रॉफिट को भी नॉर्मलाइज करो, जैसे अभी मैंने दिखाया था ना पिछले मेथड में। तो एक आधी आइटम ऐसे डालकर आपको नॉर्मल भी करना पड़ सकता है प्रॉफिट को। नॉर्मल मतलब जो एक्चुअल में प्रॉफिट है ना, ये वाला जो हमने एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है, इसमें आपको कोई चीज़ एडजस्ट करने के लिए भी ये लोग दे सकते हैं, बट अदरवाइज वैसे सिर्फ आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है, गुडविल निकालनी है, ठीक है। यस सर। हाँ जी, चलिए एक और देखो क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अन्नू एंड बेनू इज रुपीज 1 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। इन्होंने कैपिटल दे रखी है अन्नू एंड बेनू की 1 लाख रुपए और मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। एनुअल सैलरी टू पार्टनर इज रुपीज 6,000 ईच, ये भी गुड NCERT का ही क्वेश्चन है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर रुपीज 30,000, 36,000 एंड 42,000। गुडविल वैल्यू करनी है आपने 2 ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट, ठीक है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो अब हमने इन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, तो इसका मतलब ये एक तरह से आपका नॉर्मल प्रॉफिट ही हो गया कि नॉर्मली इनको 15,000 रुपये मिलने थे और पार्टनर्स को सैलरी भी मिलती, तो नॉर्मली ये अर्न करते 12,000। तो यानी इनको जो नॉर्मल प्रॉफिट होता, यानी इन्होंने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं प्लस ये दोनों बिजनेस में लगे हुए हैं, तो
तो इसका मतलब इनको नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है वो 27,000 रुपये का होना। ठीक है, इसके बाद एवरेज प्रॉफिट उनका निकाल लिया हमने, जो कि 36,000 आया, 36,000। ये वही है जो हमने ये ऐड किए हैं तीनों चीज़ें, तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ ऐड कर ली, तो प्रॉफिट आ गया इनको 36,000। ठीक है, बस फिर सुपर प्रॉफिट होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज़ 9,000, और इसके बाद बस हमने गुडविल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में से ही लिया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बस थोड़ी सी जो ये डिफरेंट चीज़ है, ये पार्टनर्स की सैलरी का भी, मतलब ये जो है ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कई बार आपको डायरेक्ट देने की बजाय इस तरीके से इनडायरेक्ट भी दे सकते हैं, तो थोड़ा सा इसका भी है। ये जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ इनकी प्रैक्टिस भी कर लेना। आपका पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है, उसके क्वेश्चंस जो डिफरेंट होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं किसी भी तरीके से। ज़रूरी ये मत सोचना कि हमारा डिटेल पेपर तो आएगा नहीं। तो आजकल जो एमसीक्यूज़ बन रहे हैं ना, वो भी ऐसे बन रहे हैं कि बच्चे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ही उसका आंसर दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते। तो इस चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आज आपके 2 मेथड्स करवा दिए हैं। मैं इन 2 मेथड्स पर आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, बस एक मेथड और रह गया, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। और कल भी मैं कोशिश कर, अभी मैं क्योंकि लीव पर हूँ कुछ दिन की घर से, तो हम लोग करेंगे कि आपकी कल की क्लास भी मैं 11:30 बजे ही लो। ठीक है बेटा, क्लास ओके मैम। ठीक है। और आज मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगी, इसके बाद मैं एक एमसीक्यू बेस्ड असेसमेंट टेस्ट फिर लूँगी इसी चैप्टर का, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब हम क्लास लीव करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत है? ध्यान है आपको हमने आज की क्लास में क्या क्या करवाया है? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? नो मैम। हाँ, और जो मैं असाइनमेंट भेजती हूँ उनको आप करते रहा करो। जब भी आप स्कूल आओगे, आपके स्कूल किसी भी टाइम खुलने का ऑर्डर आ सकता है। अपने होमवर्क रजिस्टर सारे कंप्लीट करके रखना। जो भी मैं क्लास में आपको करवा रही हूँ ये चीज़ें भी आप अपने रजिस्टर में करके रखना, वो आते ही फिर आपके रजिस्टर चेक हो जाएंगे। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, चलिए। मतलब असाइनमेंट्स को ऐसा नहीं है कि कहीं भी कर लो, प्रॉपर रजिस्टर पर करने हैं आपको। चलिए ठीक है, ओके मैम। ओके जी।